नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। इंडस्ट्री, बिजनेस और आर्थिक व्यवस्था, इन सब का एक हम एपिसोड आज से चालू कर रहे हैं। आज मेरे साथ में है सीए विजय यादव। हालांकि पेशे से सीए है, लेकिन साथ में एडवोकेट भी है, एमबीए उन्होंने किया, एक व्यवस्थापक भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी है और बिजनेसमैन भी है। बहुत सारे यादव इंडस्ट्री का नाम अमरावती में सबने सुना। उसी यादव ग्रुप के हमारे साथ में आज सीए विजय यादव है। उनसे जानेंगे कि अमरावती के साथ में पूरे महाराष्ट्र में जहां इंडस्ट्री लगती है, फाइनेंशियल क्या सुविधाएं होती है, सरकार क्या सुविधाएं देती है, कौन इंडस्ट्री लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता है, ऐसे विषयों पे इनसे लगातार चर्चा आज मैं होस्ट कर रहा हूं। अगली बार आपके सामने होस्ट होंगे सीए विजय यादव, जो सारे आर्थिक व्यवस्था जो व्यापार में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में जो भी लगती है, उन सब को लेके अलग 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 सूचनाएं। और आपके भी कोई क्यूरी रही तो आप जरूर हमें लिख भेजिए, आपको वो भी क्यूरी का सॉल्यूशन हमारे यहाँ से विजय यादव देंगे। विजय भैया नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों से यानी विजय भैया की इच्छा थी कि एक ऐसा शो किया जाए जिसमें सब जगह के, अमरावती तो चलो हम यहाँ बैठे हैं, सब जगह के व्यवसायियों को, इंडस्ट्री को फाइनेंशियली क्या दिक्कत जाती है, उसको एक मार्गदर्शन के रूप में यहाँ से हम लोग ये सारी सूचनाएं देते रहेंगे। जैसा कि आप इंडस्ट्री से है, सीए है, एमबीए आपने किया, आप वकील भी है, आपका व्यवसाय भी है, इतने सारे चीज़ों को लेते हुए निश्चित रूप से जो व्यवसाय का अनुभव है, और आप सीए तो आर्थिक व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखते होंगे। सीधा सीधा सवाल, किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या होना, और क्या उसको एटमॉस्फेयर लगता है, क्या जगह भी महत्व रहती है ना। कोई मैं बैठा वहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, उसमें कौन सी इंडस्ट्री डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, इन सारी सब चीजों का एनालिसिस होता ही होगा आपके आगे। जैसे हम अमरावती की बात करते हैं, हम यहाँ बैठे अमरावती में, किस प्रकार की इंडस्ट्री और क्या एटमॉस्फेयर चाहिए, और अमरावती का क्या उसमें रोल, शहर का क्या रोल रहता है। सही बात, बहुत अच्छा टॉपिक है आज के ये डिस्कशन का। और चंदू भाई, आपने इसमें जो अभी एक आगे आया कि भाई कुछ समाज के लिए, अपने इंडस्ट्री क्षेत्र के लिए ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन मिले कि जो उनके जीवन में काम में आए, तो ये बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। मैं आपको उसका धन्यवाद देता हूँ और आपका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ कि इतना अच्छा ये टॉपिक लोगों ने सुनना चाहिए। इसमें से जो निकलेगा तो इसका निचोड़ बहुत अच्छा निकलेगा, समाज के प्रति ये बहुत अच्छी बात हो रही है। मैं थोड़ा अमरावती के बारे में कुछ दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। जरूरी है वो चीज के डिस्कशन करने के लिए। तो देखो, अमरावती एक शहर ऐसा है, ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पे एमआईडीसी इंडस्ट्री एसोसिएशन के अंडर 325 उद्योग है जी। उसमें दोनों से जगह मिला के नहीं, सिर्फ अमरावती और एमआईडीसी। मैं बताता हूँ, अमरावती में 325 जो अमरावती ओल्ड एमआईडीसी, सातुर्णा इंडस्ट्रियल एस्टेट में करीबन 40-50 यूनिट है, एंड नांदगांव पेठ जो है बहुत बड़ा एमआईडीसी वहां पे बनाया है। इट इज एन एक्सटेंशन, एडिशनल उसको कहा जाता है, क्योंकि जो अमरावती एमआईडीसी में अभी जगह रही नहीं, और बड़े उद्योगों के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एमआईडीसी के थ्रू नांदगांव पेठ एक्सटेंडेड एमआईडीसी, जिसको एडिशनल एमआईडीसी बोलते हैं, तो ऐसा ही शुरू किया है। वहाँ शुरू में बहुत दिक्कतें थी, पर अभी बहुत सारे प्रॉब्लम, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थे, ईटीपी प्लांट नहीं था, वहाँ पे सब स्टेशन नहीं था, वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था, सब प्रॉब्लम शुरुआत में तो नहीं, धीरे धीरे डेवलप अभी डेवलप हो गया। वहाँ पे 20 बड़े उद्योग चालू है, मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट, उसमें से 4-5 कुछ लड़खड़ाए हैं, थोड़े प्रॉब्लम में है, बाकी यूनिट अच्छे चल रहे हैं। प्रॉब्लम अमरावती के कारण है या उनकी कोई पॉलिसी के कारण? नहीं, पॉलिसी देखो, पॉलिसी गवर्नमेंट की यूनिफॉर्म रहती है, हर इंडस्ट्री को सेम पॉलिसी है। देयर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, कभी प्रॉब्लम आता है मैनेजमेंट का, कभी प्रॉब्लम आता है फंड्स अवेलेबिलिटी का, कभी राजनीतिक प्रॉब्लम भी हुआ था। राजनीतिक प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म में जैसे बाकी यूनिट तो चालू है। कई बार होता है वो इंडस्ट्री आ रही थी, इनके कारण नहीं आई, इन्होंने मना कर दिया। हाँ, ऐसा राजनीतिक प्रश्न होता ही है, हर क्षेत्र में होता है। कोई भी कुछ विकास का कार्य रहा तो उसमें हर जगह कुछ ना कुछ बाधाएं अमरावती में आना भी नहीं चाहते, कई अमरावती के रवैये को देखते हुए। उसके लिए कारण ये था कि अमरावती में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। जैसा बड़े उद्योजक लोगों को, उनके स्टाफ को, उनके एग्जीक्यूटिव्स को आने के लिए फ्लाइट रहना बहुत जरूरी है, मतलब एयरपोर्ट। 2 घंटे की दूरी पे तो विजय भैया एयरपोर्ट है नागपुर का, बहुत 2 घंटा अपने लिए नहीं, 2 घंटे में वो तो दिल्ली पहुंच जाते सर।
तो उनको कैसा है कि दे वांट एयरपोर्ट फैसिलिटी, दे वांट उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, मतलब रोड। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे, क्योंकि देखो अपना एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है यहाँ पे अभी बडनेरा में। हाँ, बडनेरा से यदि आपको नांदगांव जाना है तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सीधा सीधा, यदि बाईपास नहीं सिटी हाँ, में होते हाँ, जाए तो। हाँ, वहां से नागपुर भी था, यानी एयरपोर्ट की, नागपुर की कनेक्टिविटी इतनी फास्ट है, वहां से हाँ। 1.5 घंटे में पहुंच जाता है। तो एयरपोर्ट मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री के बहाना होना चाहिए करके यहाँ पे, भले नहीं, हम भले यहाँ के सही पॉलिटिक बात बात में है, बोलते सही हो बात करके। है। सेम यही परिस्थिति से नागपुर भी गई है। जी जब शुरू में नागपुर में एयरपोर्ट था, सब था, पर नंबर ऑफ फ्लाइट्स नहीं थी, जी तो उद्योजक वहां पे भी नहीं आना चाहते थे। अभी माननीय गडकरी साहब ने जो कुछ डेवलपमेंट वहां पे लाया, तो उस वजह से नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ी है, नंबर ऑफ आवाज, लोगों का आना जाना बढ़ गया। तो एनीवे, अपना आपका जो प्रश्न था कि किसी को भी उद्योग लगाना है, जी। कौन सा उद्योग लगाने चाहिए, क्या तो करना ये सुविधाएं चाहिए, होनी चाहिए जिस पे अपन ने चर्चा की तो अभी। मैं सिर्फ अभी आपको ये बता दिया। दूसरी एक बात बताता, अमरावती में 100 से ज्यादा स्कूल कॉलेजेस है, 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, 3 मेडिकल कॉलेजेस है। जी मतलब देखो, ये शहर में 3 मेडिकल कॉलेज रहना, बहुत बड़ी बात हो गई। ये बहुत बड़ा, मतलब एजुकेशन सेक्टर, एक विद्यापीठ भी है। पूना के बाद में एजुकेशन अब यही कहलाता ना। यस, यस, एजुकेशन सेक्टर में कृषि अमरावती विद्यापीठ का है यहाँ पे, विकास बहुत ज्यादा हो गया, अच्छा हो गया, और करके यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी काफी है। पर जो यहाँ से इंडस्ट्री में लोगों ने आना चाहिए, तो उतना उत्साह हमको क्यों नहीं दिखा, ये भी एक प्रश्न जी। समाज के सामने है। क्योंकि इतने लड़के इंजीनियर होते हैं, यहाँ से हर कोई जॉब के लिए जाना चाहता है, पर कुछ लड़के अब प्रयास करते हैं कि भाई कुछ उद्योग में आए। कर लूं। तो आपका जो प्रश्न था कि कौन से टाइप के उद्योग जी। में आना चाहिए, क्या आर्थिक उसमें प्रावधान क्या है, गवर्नमेंट के सब्सिडीज क्या है। कोई पढ़ के यदि निकलता है, उसको जॉब नहीं करना, यहाँ इंडस्ट्री लगानी, मेरा शहर नहीं छोड़ना है, बिल्कुल, इसके तो ऊपर उसके लिए मैं क्या सुविधाएं सही होती है? सही क्योंकि बता हर आदमी मैं हुआ नहीं कि वो कैंपस से जॉब के लिए जाने चंदू देखता भाई, है। आपने जो प्रश्न किया ना, वो ये अभी आज के यंग तरुण उद्योजकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जी। प्रश्न आपने किया है। कि देखो, इंडस्ट्री लगाना है तो पहले ये देखना है आप लोग कि यहाँ के लोकल रॉ मटेरियल क्या है, जी जिसका उपयोग अपन करके अपन वो इंडस्ट्री अपन फ्लरिश हो सकते, उसका विकास हो सकता, वो इंडस्ट्री यहाँ पे चल सकती है। अब आपको प्लास्टिक यूनिट लगाना है, जी तुमको माल रॉ मटेरियल लाना है बॉम्बे से या गुजरात से, और फिनिश्ड गुड्स, मतलब जिसको बोलते हैं अपना प्रोडक्ट, यहाँ से वापस बना के वहीं भेजना और है। वहां भेजना है, तो ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट में अपना उद्योजक यहाँ पे टिक नहीं पाता। एक्सेप्ट फ्यू यूनिट, ऐसे कुछ यूनिट है कि जो यहाँ पे भी चल जाते, पर आम यूनिट चलते नहीं ऐसे इसमें। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, जी अपने को इंडस्ट्री में जो भी आना चाहता है, उसने उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है कि अपने को प्रोडक्ट क्या बनाना है। क्योंकि आज क्या हुआ कि हर प्रोडक्ट की मशीन है मैन्युफैक्चरिंग की, आपको मशीन कौन सी लगाना है, क्या लगना है, तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जी म्हणजे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग जो जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल में टेक्निकल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, फिनेंशियल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, सोशल एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये एनालिसिस हम लोग भी करा देते हैं, पर टेक्निकल नहीं करते, हम फिनेंशियल करते जैसे हैं। यही पूछा था कि कोई हाँ, आता है तो इसके लिए कोई ऐसा इसका क्लास या कोई मार्गदर्शन केंद्र की अमरावती में कौन सा हाँ है एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज का से जब निकल सही के सही आता बात तो सारा वो कॉलेज का पुस्तक का ज्ञान लेके चंदू निकलता भाई, है, इसमें प्रैक्टिकल जहाँ जाते हो। यस यस वही बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है, डीआईसी ऑफिस अमरावती में है। जी डीआईसी ऑफिस में डीआईसी ऑफिसर का काम है, ड्यूटी है कि कहीं वो क्लासेस रन करते हैं, अच्छा कोई इंडस्ट्री के बारे में, अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में। तो उसमें वो जो क्लासेस रन करते हैं, उसमें नए उद्योजक उसमें आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और वो ट्रेनिंग के थ्रू उनको बैंक से फाइनेंस मिलने के लिए बहुत इजी जाता। अच्छा, वहां से ट्रेनिंग लेके आते राइट, तो उसमें बेसिकली बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। जानकारी हो जाती। पीएमआरवाई स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, उसमें 25% करीबन उसमें सब्सिडी भी मिलती है उनको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है उसका बैच का, तो रिफाइनेंस होता वो दूसरे बैंक से। तो उसमें कैसा है कि 5% सब्सिडी इंटरेस्ट की मिलती है, और उसमें ओनली 10% ब्याज है उसका 5% का, उसके माफ हो जाता है उसको। यानी समझो 100 रुपए ब्याज हुआ तो 5% माफ होगा, ऐसा? नहीं देखो, 11% ब्याज रहता तो अच्छा 5 वो 11% में से 5 गया, 6% 50% ब्याज करीब करीब माफ हो गया। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये एक बेनिफिट उद्योजकों को है, क्योंकि यानी आम लोन से 5% उसको
ब्याज कम लगेगा, मोटा मोटी भाषा में। पीएसआई स्कीम 2019 क्या में है पीएसआई स्कीम? पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव, मतलब जिसको सब्सिडीज, कौन कौन से टाइप की सब्सिडीज मिलती है। तो 2019 में पीएसआई स्कीम 2019 आई, उसमें जो स्कीम में आए तो उसके बाद में 2025 में हर 5 साल में स्कीम आती है। सब्सिडी स्कीम यानी जैसे पहले एमआईडीसी की प्रोत्साहन, उसको बोलते हैं प्रोत्साहन। तो क्या होता उसमें, कई बार पहले छोटे छोटे 20,000 का लोन मिलता था, 5,000 सब्सिडी मिलती थी, वो 5,000 के लिए 2,000 खर्चा करता था, 3,000 घर पे लेके चल जाता था, और 20,000 का नहीं, अभी मैं ये थोड़ा सब्सिडी कैसे मिलती है? मैं अभी बताता हूँ। 2025 की पीएसआई स्कीम जो है उसके बारे में बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि कैश सब्सिडी देना बंद किया है। छोटे उद्योग छोड़े तो एमएसएमई का पहले मैं मीनिंग बताना चाहता हूँ। एम इज अ माइक्रो, मतलब छोटे उद्योग, एस फॉर स्मॉल, राइट, एंड देन लघु म्हणजे त्याच्यापेक्षा थोड़े मोठे। ऐसे 3-4 टाइप की इंडस्ट्री रहती। इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट और उनका टर्नओवर, उसके हिसाब से भी उन्होंने वर्गीकरण ये किया है। तो कोई अगर एमएसएमई में यूनिट लगाना चाहता है, ये मतलब वो टाइप ऑफ यूनिट जिसको इंडस्ट्री बोलते हैं, एमएसएमई में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको सब्सिडी ऐसी है, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडी वो एसजीएसटी की है, मतलब स्टेट जीएसटी। जितनी भी लायबिलिटी आएंगी उसके प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज में अबाउट 90% मिलती है। कुछ कुछ जगह 100% किया है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट समझो 2 करोड़ है, तो उसको 2 करोड़ तक जितने साल उसका 8 साल तक यूनिट चलेगा, तब तक जो उसको लायबिलिटी आती जीएसटी की, उसका उसको पैसा रिटर्न मिलता है। अच्छा, जीएसटी का सेट ऑफ मिल जाएगा एक प्रकार से उसको। yes. 2 करोड़ की जितनी लागत तय जाता है। एक एग्जांपल दिया मैंने, 2 करोड़ प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट के। तो ये सबसे बड़ी प्रोजेक्ट स्कीम है। इसमें सेंट्रल जीएसटी नहीं आता। अच्छा, उसको देना पड़ेगा। एसजीएसटी, हाँ, उसको भरना पड़ेगा। एसजीएसटी में उसको 90% तक ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब क्या है, लैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट, मतलब मशीन्स, इसका जो कॉस्ट है उसके 90% to 100% एसजीएसटी का परतावा मिलता है वापस। यस, रिफंड मिलता है। ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे क्या हो गया, अभी बड़े बड़े उद्योग जो है वो बहुत अच्छे फ्लरिश हो रहे, विदर्भ में भी आ रहे। सिर्फ ये लोगों को मालूम नहीं करके आज अपना प्रयत्न ये है कि इसके थ्रू लोगों के दिमाग में ये बातें आए कि भाई क्या क्या कोई ना, 2 करोड़ दूसरी सब्सिडी बताता सर आपको, छूट देती रही एक प्रकार से। राइट। नंबर 2, इंटरेस्ट में 5% सब्सिडी है। मतलब जो इंडस्ट्री को इंटरेस्ट 11% बैंक टर्म लोन पे लगता है, उसमें से 5% का स्टेट गवर्नमेंट देंगी। हालांकि वो हर साल पैसे नहीं मिल रहे, बात अलग है, पर 2-2 साल घोषणा की हुई है। 3 नहीं मिल रहा है, 3 साल लगते, कभी 2 साल लगते, पर वो हर साल बैंक ब्याज ले लेगी आपसे, बाद में उसको क्लेम करना पड़ेगा आपको। यस, वो अपने को क्लेम करना पड़ता और वो मिल रहा है। अच्छा, एक्चुअली मिले हैं लोगों को, और कई लोगों के ये पाइपलाइन में है, मिल रहे हैं। तो ये दूसरी स्कीम। तीसरा है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को माफ कर दिया है। जो स्मॉल अमाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू बहुत ज्यादा नहीं है, पर फिर भी वो ये पीएसआई 2025 के स्कीम में माफ कर दिया है। इट इज ड्यूटी फ्री। इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो ड्यूटी लगती है वो माफ किया है। मूल भरना है। यस, मूल भरना है उतना। तो बाद में फिर कहीं बेनिफिट एक्सपोर्ट्स के लिए है, एक्जिम, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करने के लिए कभी भी आऊंगा, पर वो एक अलग टॉपिक है। तो ये ऐसी स्कीम्स है कि जो लोगों ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, और उस टाइप की उद्योग अगर लगाए तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। और ये, और तीसरी एक स्कीम में एक बेनिफिट बोलना भूल गया, 50% ऑफ ईपीएफ जो 5 साल तक अपने यहाँ का जो अपन उनको भरते प्रोविडेंट फंड का 50% ऑफ द प्रोविडेंट फॉर 5 years, पहले 5 साल में, पहले 5 साल वो भी बेनिफिट मिलता है। ये अच्छे बेनिफिट है इंडस्ट्री के लिए, और नए नए उद्योजकों ने इसमें इस फील्ड में आना चाहिए। डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, आप काम करो, हाँ, काम करके exactly. जितना उसमें पहले जैसे होता था कि भाई 1 करोड़ पे तुमको 25 लाख की सब्सिडी, लोग 25 लाख की सब्सिडी के लिए उद्योग लगाते थे और वो उद्योग चलता नहीं था।
अब चलते हुए उद्योग को सब्सिडी मिलेंगी, बंद उद्योग को नहीं मिलेंगी। यानी जिसने बैंक की किस्त ही नहीं भरी, बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। उसको बैंक इंटरेस्ट की गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि पहले क्या होता था, 35% सब्सिडी थी, जी। अपना D+ जोन में था। जी जी। ये तो क्या होता है? D+ हाँ, क्या होता मैं है? बताता हूँ, ABCD एंड C+, D+, D++, अच्छा ये कैटेगरी ऑफ रीजन अंडर PSI स्कीम में है। कैटेगरी ऑफ रीजन ए है मुंबई, अच्छा, यानी शहर के बी है शहर के विकास के हिसाब से। तो जैसा जैसा बैकवर्ड एरिया की तरफ आप आओगे, जैसा D++ अपना चंद्रपुर गढ़चिरौली है, अच्छा, D+ अमरावती है, हाँ। वो प्लस में जाता। तो ये वर्गीकरण इसलिए है कि उतनी सब्सिडी वहां से दूसरे नंबर पे एग्जैक्टली वहां 40% मिलती है सब्सिडी, हाँ। यहाँ अपने यहाँ 35%। यानी जैसे जैसे नीचे का आप हाँ, अनडेवलप वाले एरिया में जाओगे, हाँ, सब्सिडी बढ़ते जाएगी। अभी कैश तो मुंबई में कम होंगी। कैश सब्सिडी बंद मुंबई में है, पर वो एक के हिसाब से है। तो यहाँ सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी जो थी पहले, अभी कैपिटल सब्सिडी भी बंद होगी, पर ये वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले की सब्सिडी में, अभी की सब्सिडी में निश्चित रूप से चलते उद्योग के लिए सरकार पूरी सहायता करती है। अभी की सब्सिडी ऐसी है सर कि एटलीस्ट तुमको 5 साल तो बिजनेस चलाना है जी, क्योंकि कोई भी बिजनेस का पेबैक पीरियड रहता। कोई लोन लिया आपने तो उसका पेबैक कितने साल में होगा, तो 5 साल में होना चाहिए। देन दैट इंडस्ट्री सपोज टू बी गुड इंडस्ट्री। तो 5 साल उसने यूनिट कम से कम चलाना चाहिए। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग सब्सिडी उठा लेते थे, यूनिट चालू है करके बता देते थे, बंद कर देते, और उसका इंस्पेक्शन वगैरह होके उनको सब्सिडी मिल जाती थी DIC ऑफिस। लोग अभी हमारे दिमाग में वही चीज थी आपसे पूछने से पहले। हाँ, कि भाई ऐसा होता सब्सिडी उसके काम वही रहती, क्या करे। नहीं, अभी वो बंद हो गया। अभी उसको यूनिट चलाना है, और जब तक वो माल उसका बेचेगा नहीं इंडस्ट्री का, अच्छा, तब तक उसको GST का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, वो यानी काम करेगा तो ही कुछ मिलेगा, काम करेगा खाली बैठ के नहीं मिलेगा, वो तो ही मिलेगा उसका बेनिफिट। ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट ने पूरा स्टडी करके, कई कंसल्टेंट से बात करके, चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे, कई वकील लोग हैं, मुझे समाज के जो गवर्नमेंट भी फायदे में रही, इंडस्ट्री भी फायदे में रहा। यस। पहले ही तो गवर्नमेंट तो नुकसान में थी, इंडस्ट्रियल भी नुकसान में, काम ही नहीं करता था। फिर भी उस टाइम भी 60% लोग सही काम करते थे, 30-40% तो लोग ऐसा फायदा उठाने के लिए इंडस्ट्री लगाते हैं। पर आज वो टाइप के लोग इंडस्ट्री की तरफ आना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कहीं भी अपने को ब्रेक लग सकता है। तो ये अपने MIDC यूनिट, आपका MIDC में रहना जरूरी नहीं है। अच्छा, आप यूनिट कहीं भी डालो, सिर्फ उस जगह का इंडस्ट्रियल कन्वर्शन ऑफ लैंड होना जरूरी है। उसका MPCB मतलब महाराष्ट्र वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर पोल्यूशन, उसका आपको NOC लेना जरूरी है। और उसका मैप जो है NA फॉर इंडस्ट्रियल यूज होना चाहिए। ये सब बातें अगर रह गई तो आप इंडस्ट्री कहीं भी लगाओ, प्रोडक्शन करते हो वही इंडस्ट्री में काउंट होगा, ऐसा बोलना है। जैसे अब मेरा यहाँ पे न्यूज चैनल, मेरे को उसको इंडस्ट्री, क्योंकि MSC में रजिस्ट्रेशन तो हमारा भी होता है। हाँ, हो सकता ना, बिल्कुल, इंडस्ट्री, पर आपकी ये सर्विस इंडस्ट्री है। हाँ, ये देखो इंडस्ट्री दो टाइप प्रोडक्शन, एक मैं इसे वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री पर्टिकुलरली दो टाइप की, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक सर्विस इंडस्ट्री, और एक है जिसमें ट्रेडिंग, इस ट्रेडिंग का कोई संबंध ही नहीं है, वो भी इंडस्ट्री में आता है। वो नहीं आता, ट्रेडिंग कभी इंडस्ट्री में नहीं आता, क्योंकि व्हाट इज इंडस्ट्री, यू हैव टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो कन्वर्शन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं। हमारे अभी कन्वर्शन होता है, अभी इंडस्ट्री का एक डेफिनेशन मैं बताता हूं। हमारे अभी जैसे कन्वर्शन होता है, अभी रॉ मटेरियल लाते हैं और फर्निश वीडियो निकालते हैं। लेट अस सी वो हो सकेगा, पर एक मैं इंडस्ट्री की डेफिनेशन आपको, बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने पढ़ी है। इन डस्ट ट्री, इन द डस्ट जी, कोई आप पौधा डस्ट में, मट्टी में लगाओ, तो उसका जो ट्री होता है, तो जो ट्री होता बड़ा, कोई ट्री बहुत बड़े हो जाते हैं, कोई ट्री छोटा रहता है। क्योंकि छोटा क्यों रहता है कि तुम देखभाल नहीं करोगे वो ट्री का, तो वो छोटा रहेगा। तो इन डस्ट ट्री का मैंने एक बहुत अच्छा डेफिनेशन आपको बताया। तो कोई उद्योजक ने वो पौधे की तरफ देख के अपना इंडस्ट्री उस हिसाब से संभालना चाहिए कि पौधा बड़ा हो जाए और छाव दे, फल दे, फ्रूट्स दे, और अपने समाज के प्रति काम आए। आपने शुरुआत में बताया था कि इंडस्ट्री जैसे हर शहर का वातावरण, वहाँ की उपस्थित, अपने उपलब्ध वहाँ पे जो संसाधन रहते हैं उसके हिसाब से, जैसे हम अमरावती की बात करते हैं, जिस प्लास्टिक का आपने उदाहरण दिया कि जहाँ से प्लास्टिक का रॉ मटेरियल लाना, वापस फर्निश गुड वहीं से बेचना, तो
उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हम लोग पूरे नहीं पड़ पाएंगे। सही बात। तो हर जगह के लिए ऐसी लोकल की समस्या अपने साथ में होती है। जैसे अपने यहाँ कोई उद्योग, अपने यहाँ संतरा बहुत होता था, अपने यहाँ पे कपास बहुत होता था, अपने यहाँ सोयाबीन बहुत होता था। सही बात। देखा तेल की बहुत बड़ा हब यहाँ ऑयल मिल्स थे अपने यहाँ बहुत थे यहाँ पे, धीरे धीरे वो भी खत्म होते चले गए, दाल मिल्स खत्म होते चले गए, संतरा उद्योग यहाँ पे टिका नहीं, जिनिंग फैक्ट्री थी वो खत्म हो गई, इंडस्ट्री तो जो यहाँ की बेस की थी सारी खत्म। इसके पीछे क्या कारण रहा? फाइनेंशियल कारण रहा, इसका राजनीतिक इच्छा शक्ति कम रही। क्योंकि मैं राजनीति में से आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री को डेवलप करने में राजनीतिक व्यक्ति का, अब देखो नागपुर यानी पूरा विदर्भ एक नागपुर में डेवलप हो रहा है ना, बाकी जगह सारा का सारा अटका पड़ा है। कहाँ इसमें आप लोग भी कम पड़ रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल से देखो क्या हुआ कि हर सिटी का एक कल्चर रहता है जी। आप जलगांव जाओ, आप औरंगाबाद जाओ, वहाँ इंडस्ट्रियल कल्चर है जी। अनफॉर्चुनेटली अपने अमरावती में इंडस्ट्रियल कल्चर वाले लोग बहुत कम है, बिजनेस वाले ये सारे ट्रेडिंग बिजनेस। अमरावती इज ए बिगेस्ट ट्रेडिंग हब। आज अपन कॉटन के जो क्लोथ्स वगैरह गारमेंट इंडस्ट्री कितनी बड़ी अमरावती की, तो हर सिटी का एक उपलब्धि रहता है, कुछ तो भी फील्ड में उपलब्धि रहते हैं। कोई सिटी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी रहती है, कोई सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी रहती है, कोई सिटी एजुकेशन में बहुत अच्छी रहती है, कोई सिटी इंडस्ट्रियल कल्चर में बहुत रीच रहती है। तो अभी अपने यहाँ जो आज डेवलप नहीं हुआ, वो डेवलप नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग का डेवलप नहीं हुआ, ट्रेडिंग का लोगों के दिमाग में बहुत अच्छा। आज अमरावती का नाम पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो आजू बाजू के 4-5 स्टेट में अमरावती से कपड़ा जाता है जी। अमरावती का गारमेंट जाता है वहां पे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि अमरावती के लिए। तेल जाता था, उसके पहले दाल जाती थी, राइट जाती थी यहाँ की। अभी देखो अभी क्या हो गया, ये ऑयल मिल दाल मिल के ये इंडस्ट्री में बड़े प्लेयर आ गए। जैसा एक सोयाबीन एक्सट्रैक्शन प्लांट, इट्स ए बिग प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। उसमें छोटे लोग हट गए क्योंकि वो बड़े लोगों के साथ तुम कंपटीशन में काम नहीं कर सकते। धीरे धीरे इसमें, और दूसरा ऑयल मिल दाल मिल ये तेजी मंदी का धंधा है, इट इज सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग। वैसे देखो तो इंडस्ट्री नहीं हो, कॉटन में भी वैसी था, कॉटन में भी वैसे था। ये सारे तो ये सब जिसमें इंटरनेशनल जैसा डीओसी के रेट क्या है, ऑयल के रेट क्या है, तुम्हारा इंटरनेशनल मार्केट क्या है, उसके लेवल में तुमको ये काम करना पड़ता। और तुमको हर एक मार्केट का ज्ञान रख के कौन से मार्केट में माल बेचना, ये एक साधारण उद्योजकों को जमना इतना इजी नहीं है, उसको बहुत मेहनत लेना पड़ता। और वो मेहनत लेने वाले मेगा इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं, तो वो दिन भर वो कंप्यूटर पर रह के हर मार्केट देखते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता। और बड़े प्रोजेक्ट में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम आती है, छोटी यूनिट में कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, तो उसमें कंपटीशन में उन लोगों के साथ टिक नहीं पाए अपने लोग। उस वजह से बहुत सारे ऑयल मिल दाल मिल ये बंद हुए। जो चल रहे वो उनके गुडविल पे चल रहे, उन्होंने भी ऑटोमेशन लाया और उनका एक कैपिटल बेस बहुत अच्छा है करके वो आज इंडस्ट्री में कुछ लोग जीने चुने टिके हैं। तो ये इंडस्ट्री का सिनेरियो है। तो और प्रश्न शॉर्ट में, अमरावती की जो एमआईडीसी की बात कर रहे हैं आप, एक्सटेंडेड एमआईडीसी, 3 बार उसके अलग अलग मैंने कैटेगरी देखी। पहले एसईजेड हुआ था, फिर टेक्सटाइल पार्क हुआ, अभी पीएम मातर पार्क। ये क्या है तीनों? जनता को क्या? आई विल पुट लाइट ऑन दैट। देखो सबसे पहले अपने नांदगांव पेठ को एसईजेड आया था। एक दिल्ली की कोई कंपनी है, उसको ये एसईजेड डेवलप करने का काम दिया था। एसईजेड क्या होता था? हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या रहता कि जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मतलब यहाँ से ओवरसीज मार्केट कैप्चर करके यहाँ से माल बना के वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो उनको काफी बेनिफिट्स थे। वो बेनिफिट्स थे, उनको इंपोर्ट कोटा मिलता था, उनको टैक्सेस माफ थे, इनकम टैक्स में उनको 15 साल तक जो डिडक्शंस मिलते थे, अलाउंसेस मिलते थे, सब्सिडी का प्रकार, सब्सिडी के प्रकार उसको थे टू प्रमोट बिजनेस, टू प्रमोट दैट एंड टू गेट फॉरेन एक्सचेंज। अपने देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट कब सुधरेगा? जब अपन एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो अपने पास डॉलर में या फिर अलग अलग करेंसी में पैसा आएगा, तो ये देश की मतलब इकोनॉमी बहुत मजबूत होंगी। उस एंगल को रखते गवर्नमेंट ने करीबन उस टाइम 7 से 6 और 7 एसईजेड डिक्लेयर किए थे। उसमें से 3-4 एसईजेड कैंसिल हुए क्योंकि जो एसईजेड डेवलप करने वाले लोग थे
उन्होंने एनालिसिस किया, मार्केट स्टडी किया और उन्होंने कुछ लिमिटेशंस देखा ये प्लेसेस का कि यहाँ पे ये एसईजेड टिकेगा नहीं, क्योंकि जैसा कार्गो हब बहुत इंपॉर्टेंट है एसईजेड के लिए, वो अपने यहाँ था नहीं, नागपुर में भी होने का था। प्लस अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसा आपने बताया कि रेलवे स्टेशन यहाँ पे बडनेरा में माल बनेगा, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, वहाँ पे कोई रेलवे लाइन नहीं थी, तीसरा अपने यहाँ एयरपोर्ट नहीं था। तो ये सब देखते, ये लिमिटेशन देखते हुए उस डेवलपर ने ये प्रोजेक्ट सरेंडर कर दिया गवर्नमेंट को, तो एसईजेड हो नहीं सका। फिर अपने यहाँ आया टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क का ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडीज वगैरह ये सब रहती है, कॉमन सब्सिडीज है, तो वो सब्सिडीज को देखते हुए और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी यहाँ का देखते हुए रेमंड ने, सियाराम ने और शाम इंडोफैब वगैरह काफी यूनिट्स यहाँ पे आए और बहुत अच्छा यूनिट वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि एक तो रॉ मटेरियल है, यहाँ से ही स्पिनिंग का जो यार्न मिलता है उनको, उसका वीविंग करते हैं और जो वीविंग करते हैं उसको बाद में प्रोसेसिंग करके उसको फिनिश्ड गुड्स बनाते, कपड़े में कन्वर्ट करते हैं और उसका बाद में प्रोसेस ब्लीचिंग, डाइंग वगैरह ये सब काम होते हैं। और बाद में उसके कुछ इंडस्ट्री रेडीमेड गारमेंट्स में है जिसको स्टिचिंग करके वो सेल भी करते हैं। तो ऐसे टाइप के यूनिट यहाँ पे चालू है, बहुत अच्छे। मैं पर्सनली विजिट करके आया। तो दूसरे टाइप की जो यूनिट है, जैसा बाकी प्लास्टिक इंडस्ट्री है, यहाँ का कोई ऐसे कोल माइंस नहीं है, यहाँ कोई ऐसी माइंस नहीं है कि जिससे अपने को कुछ माल मिल रहा है, तो वो टाइप की इंडस्ट्री यहाँ पे आ नहीं सकी। तो बाकी गवर्नमेंट ने फिर टेक्सटाइल जोन में ये डेवलप हुआ, अभी उसमें एसएसआई यूनिट भी आ गए, अलग अलग प्रोडक्ट लेके एसएसआई यूनिट भी काफी आए, एमएसएमई यूनिट आ गए, स्मॉल यूनिट, माइक्रो लेवल के भी यूनिट आ गए, अच्छा काम कर रहे हो। और बाद में गवर्नमेंट ने पीएम मित्रा, ये टेक्सटाइल में 1080 एकड़ में नांदगांव पेठ के बाजू के जगह, मतलब जो टेक्सटाइल जोन है उसको लग के जगह एक्वायर किया है और पीएम मित्रा को हैंड ओवर कर दिया है। उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चालू है, वाटर का भी काम चालू हुआ, ईटीपी प्लांट वहां पे ऑलरेडी है। तो ये सब देखते हुए पीएम मित्रा में स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी रहती है, क्योंकि पीएम मित्रा ये माननीय अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने ये पीएम मित्रा डिक्लेयर किया, उसका उद्घाटन भी किया उन्होंने। और उनका ऑब्जेक्ट ये है कि 60 लाख लोगों को यहाँ पे करीबन 8,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा और 60,000 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये उनका एक मोटा मोटी उसमें ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए स्थानिक उद्योजकों ने आना चाहिए या फिर स्टेट के जो अलग अलग जगह उद्योजक है उन्होंने एक्सपांशन के हिसाब से अपने पीएम मित्रा में यूनिट चालू करना चाहिए। कहीं के भी लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, कोई दूसरे स्टेट का भी आदमी यहाँ पे आके इंडस्ट्री लगा सकता है। ये पीएम मित्रा का सबसे इम्पोर्टेंट, पीएम मित्रा का एम ये है कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी बढ़े, यहाँ पे सेल बढ़े, जीएसटी का कलेक्शन हुए, जीएसटी की सब्सिडी मिले, इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फ्री मिले और पीएफ का भी बेनिफिट मिले और ओवरऑल रोजगार सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे पीएम मित्रा के इसमें 60,000 लोगों को काम मिलेगा, ये प्रावधान है, ये अपेक्षा है। तो ये अपेक्षा अभी देखो आने वाले 5 साल में वहाँ पे काफी यूनिट आ सकते हैं, तो उसको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है। तो अपन देखते हैं कि देखो उस वजह से अमरावती का विकास और विकास की ग्रोथ स्टोरी ये काफी अच्छी रंगीन हो सकेंगी और हमारे यहाँ के बच्चों को अच्छा काम मिलेगा। कुछ लोगों के दिमाग में नए नए उद्योग आएंगे और वो उद्योग के जरिए उनका खुद का विकास, देश का विकास और शहर का विकास ये होने वाला है। इसके बारे में मेरे को पूरा आत्मविश्वास है। ये थे विजय जाधव, जो अभी अमरावती इंडस्ट्री और पूरे इंडस्ट्री के बारे में क्या बेनिफिट्स मिलता है आपको इंडस्ट्री लगाने के बाद में, किस प्रकार की सब्सिडी मिलती है और क्या आपको इसका उपयोग हो सकता है, आम जानकारी जो आम लोगों को नहीं होती, वो आज हमारे यहाँ सीए विजय जाधव ने दी है। आगे जुड़े रहेंगे आपके साथ में लगातार विजय जाधव। कोई भी आर्थिक बिजनेस को लेके आपके पास में शंका हो, हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, आने वाले एपिसोड में हम उसका एक्सपर्ट द्वारा आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे।